राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज 13 नवंबर 2021 को लगभग पूरे 3 साल बाद हरियाणा जुडिशरी प्रीलिम्स कंडक्ट किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2018 में हरियाणा का प्रीलिम्स कंडक्ट किया गया था। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि 2018 में मैंने प्रीलिम्स अटेंड किया था और मेरा जो सेंटर था वो पंचकुला पड़ा था। एनीवेज, तो कैसा रहा आप सभी का एग्जाम? आई होप आपका सबका एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा। तो चलिए हम पेपर को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि एग्जाम का क्या लेवल था, वेदर इट वाज टफ, मीडियोकर और वाज अ डिफिकल्ट वन। तो देखो, वीडियो बिगिन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनको हमने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी का कुछ पोर्शन। बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ, बट आई होप इंडियन एविडेंस एक्ट के रिस्पेक्ट में तो मेरे पास आप लोगों से क्वेश्चन पूछने की अथॉरिटी है। तो चलिए विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम सबसे पहले हम इंडियन एविडेंस एक्ट के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो हम सेट डिस्कस करने जा रहे हैं ये सेट नंबर ए है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा सेट आया था, लेकिन ये सेट ए है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट ए कहिए या कोड ए कहिए, एक ही बात है। अच्छा, एक चीज और, जिन स्टूडेंट्स ने आज क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, जिन्होंने हरियाणा का प्रीलिम्स अटेम्प्ट नहीं किया है, वो अपने साथ में बेरक लेकर जरूर बैठे। ओके, तो चलिए बिगिन करते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का पहला क्वेश्चन क्या है जी? ये क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन क्या है? द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ए मे ओनली बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, बी मे ओनली बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस, C may be proved either by primary or by secondary evidence, or D shall be proved either by primary or by secondary evidence। हाँ जी, तो क्या होगा इसका आंसर? The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence, right? Section 61 खोल के देखिए फटाफट अपना बेरक। Section contemplates the contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence, right? तो आंसर will be C, Section 61। ओके, तो ये क्वेश्चन तो देखो बहुत ही ज्यादा इजी है। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ए documents forming the acts or records of the acts of the sovereign authority of official bodies and tribunals and of public officers, legislative, judicial and executive of any part of India or of the Commonwealth or of a foreign country. B. Public records kept in any state of private documents. C. Both A and B, or D. Only documents maintained by legislative, judiciary and executive in India. So what will be the answer? बताइए जज साहब। वेरी गुड, आंसर इज सी। कहां दिया हुआ है? सेक्शन 74 में, राइट? निकालिए फटाफट सेक्शन 74। अब रीड करिए क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद क्लॉज 1, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ सोवरेन अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव or of a foreign country, and second, public records kept in any state of private documents, right? तो आंसर will be C। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी ने एकदम राइट मार्क किया होगा। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead, A is on a person who affirms it, B is on a person who denies it, C is on a spouse of the dead person, or D is on a first blood relative of the dead person। तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर विल बी A। The burden of proving that he is dead is on a person who affirms it। कहां दे रखा है? सेक्शन 107 में। निकालिए 107 फटाफट। अब रीड करिए इसको, क्या दे रखा है? When the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it, right? तो आंसर विल बी
ए। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी आप सभी ने एकदम सही आंसर मार्क किया होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा के आपसे पूछा गया है, जबकि हरियाणा के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। फॉलोइंग में से कौन सा टर्म या कौन सा एक्सप्रेशन कोर्ट के अंडर फॉल नहीं करता? ए, ऑल जजेस, बी, ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, सी, ऑल मजिस्ट्रेट्स, और डी, आर्बिट्रेटर। तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर विल बी डी, आर्बिट्रेटर। कहां दे रखा है? सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। इंटरप्रिटेशन क्लॉज की सबसे पहले इंटरप्रिटेशन कोर्ट से ही डील करती है। निकालिए फटाफट, मैं रीड कर रहा हूं एक बार। कोर्ट includes all judges and magistrates and all persons legally authorized to take evidence except arbitrators, right? तो आंसर will be D। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी आपने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया होगा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71, which of the following was included in the definition of evidence under the Evidence Act by the Information Technology Act 2000? IT Act 2000 से एविडेंस की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड किया गया था? ए, सोशल मीडिया, बी, ईमेल, सी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और डी, कंपैक्ट डिस्क। तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर विल बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सी, राइट। कहां से पता लगा? सेम सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में टर्म एविडेंस की डेफिनेशन को पढ़िए, वहां क्या दे रखा है? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो आईटी एक्ट 2000 से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया था। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आपने एकदम करेक्ट मार्क किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, एन एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बी कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, सी कंक्लूसिव प्रूफ, और डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी, तो क्या होगा इसका आंसर? एडमिशन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो देखो, इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में पहले तो वो आंसर एक्सक्लूड कर दीजिए जो आपको पता ही हो ही नहीं सकते, जैसे कि नन ऑफ द अबव, प्रेजेंट केस में नन ऑफ द अबव, एंड सेकंड इज कंक्लूसिव प्रूफ, राइट। सेक्शन 31 क्या कहता है? एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट में ऑपरेट एज अ एस्टोपल, राइट। तो सी और डी तो किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकते। अब बचता है जी ए या बी में से। अब देखो, मेरे को जो लग रहा है, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो ए होना चाहिए। एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ओके, हाँ, ये वो वाला सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम कन्विक्शन कर सकते हैं, नहीं। अगर आपने एडमिशन का लेक्चर अटेंड किया है तो हमने पढ़ा था कि एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मींस कि जो एडमिशन है वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, इसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है, इसकी बात नहीं हो रही। बल्कि क्या बता रहा है कि जो एडमिशन है वो पर्सन के अगेंस्ट, वो मेकर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। क्यों? रीजन बीइंग बिकॉज जनरली ह्यूमन बीइंग अपने अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स नेवर स्पीक इल ऑफ देमसेल्फ, और अगर वो ऐसा करते हैं तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि वो जरूर सच ही कह रहे होंगे, राइट। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो एडमिशन है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। ओके, हो सकता है आपने इसका आंसर कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस मार्क किया हो, तो बहुत ज्यादा सर्टेनिटी के साथ मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, पर मुझे जो लग रहा है, मेरा जो ओपिनियन है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होना चाहिए। ओके, कमेंट करके बताइए आपने इसका आंसर क्या मार्क करा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73,
Hearsay evidence is no evidence. Which of the following is an exception to the above rule under the Evidence Act? Hearsay evidence कोई भी एविडेंस नहीं होता. सुनी सुनाई बातों पर कोर्ट पर्सन को एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करेगी. कहां दे रखा है ये रूल? किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 60 में, राइट? अब क्वेश्चन क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल अंडर द एविडेंस एक्ट? ए सेक्शन 32, बी सेक्शन 27, सी सेक्शन 14 और डी सेक्शन 23. इन चारों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन हेयरसे के जनरल रूल का एक्सेप्शन है? वेरी गुड. आंसर विल बी सेक्शन 32, राइट? सेक्शन 32, सेक्शन 33, रेस जेस्टे, एडमिशन, कन्फेशन, ये सब क्या है? ये सब हेयरसे रूल के एक्सेप्शन है. इन सर्कमस्टेंसेस में पर्सन सुनी सुनाई बातों पर आकर कोर्ट में एविडेंस दे सकता है. ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. आई होप इसको आपने गलत मार्क नहीं किया होगा. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74. जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर द प्रोटेक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग इज गिवन इन डैश ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. जजेस की पावर किस चीज की? क्वेश्चन पुट करने की या डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्शन को ऑर्डर करने की. ये इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 165 में, सेक्शन 167 में, सेक्शन 141 में या सेक्शन 159 में? बताइए किस में दी हुई है? वेरी गुड. आंसर इज ए, सेक्शन 165 में. क्या कहता है सेक्शन 165? जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोटेक्शन. जज रेलेवेंट फैक्ट को डिस्कवर करने के लिए, रेलेवेंट फैक्ट के प्रॉपर प्रूफ को ऑब्टेन करने के लिए कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में, किसी भी समय, किसी भी विटनेस से, किसी भी पार्टी से, फिर चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट हो या चाहे रेलेवेंट फैक्ट हो, पूछ सकता है, राइट? अगर आपने सेक्शन 165 का लेक्चर अटेंड किया है तो 100% आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा. एंड दैट आंसर इज ए, सेक्शन 165. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद whom ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर द एविडेंस एक्ट. इनमें से किसके साथ की गई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन एविडेंस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है? मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, लीगल एडवाइजर और डी रेवेन्यू ऑफिसर. तो व्हाट विल बी द आंसर? वेरी गुड. आंसर विल बी सी, लीगल एडवाइजर. किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 126. राइट? नो, रॉन्ग. इट इज गिवन इन सेक्शन 129. निकालिए फटाफट सेक्शन 129. क्या कहता है सेक्शन 129 का टाइटल? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर. No one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor. Okay? तो it is given in section 129 and answer will be C. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 111. सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एविडेंस एक्ट का सेक्शन 62 किससे डील करता है? ए, प्राइमरी एविडेंस, बी, सेकेंडरी एविडेंस, सी, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस और डी, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन. तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड. आंसर विल बी ए. निकालिए सेक्शन 62. क्या लिखा है? सेक्शन 62 का टाइटल किससे डील करता है? प्राइमरी एविडेंस से. और वहीं सेकेंडरी एविडेंस से कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 63, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस. इससे कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 64. एंड केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन. इससे सेक्शन 65. राइट? तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. आई होप इसका बिल्कुल राइट आंसर आपने मार्क किया होगा. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the absence of substantive evidence, A, corroborative evidence can be used. B, corroborative evidence has no worth. C, corroborative evidence may be or may not be used as per the discretion of the court. और D, none of the above. तो क्या कहा जी क्वेश्चन ने? In the absence of substantive evidence,
सब्सटेंटिव एविडेंस कौन से होते हैं? जिनके बेसिस पर कन्विक्शन दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई विटनेसेस ऑफ द केस, डाइंग डिक्लेरेशन, जुडिशियल कन्फेशन, ये वो एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पर कन्विक्शन सिक्योर की जा सकती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस के एब्सेंस में कोरोबोरेटिव एविडेंस को यूज किया जा सकता है, कोरोबोरेटिव एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कोरोबोरेटिव एविडेंस को यूज किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता, एंड लास्ट इज डी, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखो एट प्रेजेंट इसका सर्टेनिटी के साथ आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो आंसर है वो ए या सी इन दोनों में से ही लाई करता है। ऑलराइट, अब आप मुझे बताइए आपने इसका आंसर क्या मार्क किया है? वैसे जहां तक है मुझे तो इसका आंसर ए ही लग रहा है, वैसे सही बताऊं, बट आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने इसका क्या आंसर मार्क किया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether a married woman dying of burns was a person of unsound mind and the medical certificate vouchsafed her physical fitness for a statement and not the state of a mind at the crucial moment in which of the following cases the court said that the statement could not be relied upon। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये जजमेंट के रिगार्डिंग है। तो क्या होगा इसका आंसर? रविचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, श्री पतराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और डी बलदेव राज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आई गेस इसका जो आंसर है वो ए या सी इन दोनों में से लाई करेगा। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है इस केस के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में इसलिए फ्रेम किए जाते हैं ताकि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई ना जाए। ओके, सिंपल सी बात है, अगर आपने ऑनेस्टली तैयारी की है तो मार्क माई वर्ड्स, लॉ में जितना आप पढ़ के गए हो ना उतना ही सामने वाला यानी आपका कॉम्पिटिटर भी पढ़ के गया है। अगर आपने मेहनत की है, अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो अब अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे तो मेरा यकीन मानना बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे होंगे। यस, दिस इज अ फैक्ट। आप आजमा के देख लेना, 100 में से 90 लोगों ने इस क्वेश्चन को या तो छोड़ा होगा या फिर तुक्का मारा होगा। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस लैंडमार्क केस का ठीक आंसर किया होगा। और आपको सही बताऊं, जो टॉपर होगा ना उसने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा। यही तो उनकी पॉलिसी होती है, दे नो विच क्वेश्चन दे हैव टू अटेम्प्ट एंड विच क्वेश्चन दे हैव टू लीव अनअटेम्प्टेड। भाई कोई भी स्टूडेंट 0.8 नेगेटिव मार्किंग का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेगा, राइट? वो बाबू राय कहता है ना, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। तो 0.8 नेगेटिव मार्किंग का कोई भी रिस्क नहीं लेगा अनलेस एंड अनटिल वो बॉर्डर लाइन पर हो। ओके, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, तुक्के मारने से अच्छा है जो 0.8 नेगेटिव आप बचा सकते हो कम से कम उनको तो बचाइए, राइट? पता लगा क्वेश्चन की जो मार्किंग है 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, शायद 4 नंबर तो गए गए, साथ में 0.8 और चले गए। ठीक है, तो जस्ट बी स्मार्ट एंड प्ले सेफ। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से प्रिवेंट करिए। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एविडेंस एक्ट द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड मस्ट बी A specific state of mind, B general state of mind, C both A and B, and D none of the above। तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर विल बी A specific state of mind। निकालिए फटाफट सेक्शन 14। क्या दे रखा है वहां पर कि जो सेक्शन 14 है वो स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड से डील करता है। मैं रीड कर रहा हूं, सेक्शन 14 explanation 1 a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally, right? Not generally but in reference to the particular matter in question, that means it is dealing with specific state of mind। okay, तो आंसर will be A। तो देखो ये था एविडेंस का पोर्शन। अब हम सीआरपीसी के 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिनको अब तक हमने अपनी वीडियो सेशन में कवर कर लिया है। अब हम सीआरपीसी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वुमेन डिटेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी सेंट टू, 18 साल से जो कम की महिला है वो कहां भेजी जाएगी? रिमांड होम में, वुमेन प्रिजन में, वुमेन पुलिस स्टेशन में, या शैल नॉट बी डिटेन्ड। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर विल बी ए, रिमांड होम। कहां दे रखा है? सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। निकालिए फटाफट ये सेक्शन। क्लॉज 2 निकालना है इसका, क्लॉज 2 का लास्ट प्रोवाइजो।
रीड कर रहा हूं मैं. Provided further that in case of a woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of remand home or recognized social institution. Okay? So answer will be A. Moving on. Next question. Case diary has been discussed under A. Section 169 of CRPC, B. Section 170, C. Section 171 और D. Section 172. तो केस डायरी के बारे में कहां डील किया हुआ है? वेरी गुड, सेक्शन 172 में, राइट. सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद केस डायरी. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया गया है. अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने. एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग में बी फाइल्ड बाय ए प्रोसिक्यूटर, बी डी फैक्टो कंप्लेनेंट, सी द एक्यूज और डी लीगल सर्विस अथॉरिटी. प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन कौन फाइल करता है? प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट, एक्यूज या लीगल सर्विस अथॉरिटी? क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर विल बी सी, एक्यूज्ड. राइट. प्ली बार्गेनिंग के टॉपिक में हमने बहुत डिटेल में इस चीज को किया हुआ है, राइट. तो आंसर विल बी सी. तो देखो, ये था हमारा प्रीलिम्स के पेपर का डिस्कशन. आई गेस आप सभी का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा. मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, पेपर वॉज नॉट टफ. ओके, रेदर आई वुड से इट इज इजी. सभी क्वेश्चन स्ट्रेटली आपसे पूछे गए हैं, जो कि नॉर्मली हरियाणा के प्रीलिम्स में नहीं होता. ओके, अगर आप हरियाणा के प्रीलिम्स का स्टैंडर्ड उठा के देखोगे ना, तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पंजाब, हिमाचल और दिल्ली. ओके, यहां इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. तो कंपैरेटिवली ये जो क्वेश्चन पेपर हरियाणा का है बहुत इजी है. ऑलराइट. टेक्निकली अप्लाइड क्वेश्चंस तो आपसे ना के बराबर पूछे गए. तो देखो, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चन, इनका तो मैं कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत इजी आए हैं. ठीक है, बाकी का आप मुझे कमेंट करके बताइए. वैसे जहां तक मैंने पूरे पेपर को एनालाइज किया था, मेरे को ऑलमोस्ट जो पेपर का लेवल है वो इजी लगा. ठीक है, कहीं भी ये टफ या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा. ऑलराइट. मतलब जैसा आप हरियाणा से एक्सपेक्ट करते हो उस तरीके का पेपर, उस तरह का लेवल इस बार नहीं आया. तो आई गेस कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि पिछले 3 साल से बच्चे पागलों की तरह तैयारी कर रहे हैं. ऑलराइट. तो जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाने वाली है. तो अब आप मुझे बताइए, कैसा रहा आपका एग्जाम? आपको इस एग्जाम का स्पेशली एविडेंस का जो पोर्शन है वो कैसा लगा? इजी और टफ? कितने क्वेश्चन आप करेक्टली मार्क कर पाए? अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप मेंस की स्ट्रेटेजी के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर फेसबुक के हैंडल पे मैसेज कर सकते हो. और जो स्टूडेंट्स डैम श्योर हैं, तो उनके लिए गिफ्ट है. गिफ्ट ये है कि आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. ओके, इंस्टाग्राम में, फेसबुक के हैंडल पर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा. अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर दोगे, आप डैम श्योर हो इस चीज को लेकर, तो आप मुझे मैसेज करना. आई विल शेयर द स्ट्रेटेजी विद यू. ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है. और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली. जय हिंद, जय भारत.